एक्सरसाइज 1.1 की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत करने के पूर्व हम ये जान लें कि 1.1 में हमें क्या पढ़ना है। यानी 1.1 एक्सरसाइज में हम लोग जो है वो किस चीज़ को पढ़ेंगे, सबसे पहले उसको जान लें, या इसमें कौन कौन चीज़ें जो है वो आपको काम आएंगी। यानी 1.1 के पहले जो उदाहरण वगैरह दिया हुआ है उसमें मुख्य बातें क्या है। तो इसमें एक चीज़ का जिक्र आपको मिलेगा जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी इसको कहा जाता है। तो आप इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बोलें या प्रमेय बोलें। तो ये प्रमेय कुछ नहीं है, आपने इससे पहले भी एक चीज़ को पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। मतलब जब आप भाग देते हैं तो यहाँ पर जो हो जाता है इस जगह पर इसको कहते हैं भाज्य, यहाँ पर जो चीज़ हम लोग लिखते हैं उसको कहते हैं भाजक, यहाँ जो लिखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग भागफल, और इस जगह पर जो लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शेष या शेषफल, जो इसको बोलें इसको ये कहा जाता है। इसको अगर हम a मान लें और इसको अगर हम b मान लें, इसको जो है वो q मान लें और इसको अगर r मान लें, आमतौर पर ऐसा ही माना जाता है। भाज्य को a, भाजक को b, भागफल को q और शेषफल को r माना जाता है। तो अब आप अगर इसको लिखिएगा तो कुछ ऐसे लिखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब इसी को आप अगर लिखना चाहिए तो इसके स्थान पर आप a रखिएगा, भाजक के स्थान पर आप b रखिएगा, इसके स्थान पर आप q रखिएगा और शेषफल के स्थान पर आप r रखिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही कहता है कि कोई भी संख्या a को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, bq प्लस r के रूप में लिख सकते हैं, जहां r का मान जो है वो 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा और b से छोटा होगा। मतलब हमेशा इससे छोटा जो है वो शेष का मान तो होगा ही और 0 के बराबर में होगा। वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस एक्सरसाइज में जो है वो इस विधि का इस्तेमाल करके आपको एचसीएफ निकालना है। तो मैं पहले यहाँ पर भाग विधि के द्वारा बताऊंगा और फिर मैं सामने इसी चीज़ के माध्यम से उस चीज़ को करके आपको दिखाऊंगा। तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। आपको पूर्ण रूपेण समझ में आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि 135 और 225 इन दोनों का जो है वो एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो आइए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं और इसका एचसीएफ निकालते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से निकालते, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, पुराना वाला तरीका अगर हमारे पास होता तो हम इसको इस प्रकार से निकालते। 135 से इसको भाग देते, कितनी बार में, एक ही बार में जाता, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 135 इसको लिखेंगे और हमारे पास घट करके बच जाएगा कितना, 5 में 5 गया 0 और यहाँ पर बच जाएगा 12 में 3 गया तो 9 और यहाँ पर कुछ नहीं। तो हमारे पास ये वाला पहला स्टेप होता। तो जो पहला स्टेप है उसको भी आप उसी प्रकार से लिखिए। ये देखिए भाजक, ये भागफल, ये शेष, आप इसी को इस प्रकार से लिखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। उसके बाद दूसरा स्टेप आप क्या करते, 135 को वहां से उठा करके यहाँ पर ले आते और फिर इसको आपकी बार इससे देते, एक बार में ही जाता ये और हमारे पास बच जाता 45। तो अब की बार इसको जो है आप मान करके और आप इसको मान करके चलिए कि इस बार हम भाज्य किसको बना दिए हैं, 135 को, यानी यहाँ जो रहता है वो भाज्य बन जाता है। अब की बार हम कितना करेंगे, 90 गुना 1 और जोड़ 45। इसके बाद अब आप क्या करिएगा कि इस 90 को यहाँ पर लाइएगा। इस 90 को अगर आप यहाँ पर लाइएगा तो 2 बार में ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो इस बार आप क्या करिएगा, इस 90 को यहाँ पर ले आइएगा और इसको अगर हम 2 बार में करेंगे तो ये कट जाएगा और शेष हमारा जो है वो 0 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा जो एचसीएफ होगा वो यही हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 45। इस प्रकार से आप इधर रफ में जो है वो इस तरीके को निकालते जाइएगा और यहाँ पर आप लिखते जाइएगा। तो आपका जो है वो बिल्कुल बन जाएगा और आपका HCF उतना आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं नेक्स्ट पेज में। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है
इसको पहले लिखा हुआ इसको बाद में लिखा, खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो बड़ी संख्या होगी उसी को जो है वो भाज्य बनाया जाएगा। मतलब 38,220, 38,220 हो गया। इसके बराबर में हम लिखेंगे यहाँ पर तो 196 गुना 195, तब ये सीधा सीधी जीरो आ जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर आप 38,220 को अगर आप निकालना चाहेंगे इसका और 196 से अगर इसको भाग देंगे तो ऐसे ये 195 बार में सीधा सीधी कट जाएगा। आप इसको एक एक करके भी कटा सकते हैं, लेकिन चूंकि जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो वहाँ पर एक एक करके ना कटा करके हमको एक ही बार में देना होगा, तो इसको सीधा अगर गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा वो डायरेक्ट जो है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं 196, क्योंकि एचसीएफ में यही वाला आंसर होता है। एचसीएफ में ये वाला आंसर होता है, जो लास्ट डिविजर जो होता है जिससे लास्ट भाग लगता है, वही वाला जो इसका आंसर होता है। तो यहाँ पर जो है वो 196 गुना 195, तो ये जीरो हो जाएगा और फाइनली हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा जिसने उसको विभाजित किया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे HCF इज इक्वल टू 196। इसमें हो सकता है कि ये वाला अगर आप ऐसे कैलकुलेट करना चाहेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको परेशानी हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन 867 और 255। तो 867 और 255 में 867 बड़ा है, तो हम 867 को यहाँ पर लिखेंगे और 255 को कितनी बार गुना करें, तो इसको हम रफ में इधर करते जाएंगे। 255 से इसको देंगे तो मेरे ख्याल से ये 3 बार में चल जाना चाहिए। एक बार देख लेते हैं 3 बार में कितनी आता है। ये 3 बार में चल जाना चाहिए। 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूना 6, 1 7, 765 आता है। 4 बार में नहीं जाएगा। 7 में 5 गया तो 2, 6 में 6 गया 0, इसमें गया तो 1, तो हमारे पास बच गया 102। अगर 102 बच गया तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। तो 255 गुना 3 और जोड़ 102, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। सेम यहाँ हमने कर लिया। अब की बार इसको हम बनाएंगे भाज्य। तो अब की बार हम 255 को बना दिए भाज्य और 102 है भाजक। तो 102 गुना 2 तो हो जाएगा 204, तब हमारे पास बचेगा 51। तो हम इसको भी लिख देते हैं। इसके बाद 102 को हम भाज्य बनाएंगे तो हो जाएगा 51 गुना 2 जोड़ 0। आप देख सकते हैं 51 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो सीधा सीधी हमारे पास 102 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो हमारा HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 51। तो इस तरीके से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके बनाइएगा। आप इसको रफ में कीजिएगा, ये सामने नहीं करना है आपको, और इधर आप इसी प्रकार से बनाते जाइएगा। तो इस प्रकार से जो है आप HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। अब चलते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन पर, जिसमें कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको लिखना शुरू करते हैं। हम कोई एक संख्या मानते हैं, माना a कोई धनात्मक संख्या है। ये विषम नहीं है, हम केवल धनात्मक संख्या मान रहे हैं। माना a कोई धनात्मक संख्या है। हाँ, केवल हम धनात्मक मानेंगे, विषम नहीं मानेंगे। हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि विषम संख्या इसी रूप का होता है। तो अगर a कोई धनात्मक संख्या है तो इसको हम bq + r के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे b बराबर 6, आप देख सकते हैं bq + r, मतलब वही जो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का तरीका बताया था, bq + r। तो आप देख सकते हैं bq यहाँ है 6q + r के जगह पर जो हो। यहाँ अगर 6 है तो r का मान कितना होगा, 0 से लेकर के 5 तक होगा r का मान। तो b के स्थान पर जो है वो 6 है, इसीलिए r का मान जो होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा।
तो यानी कि अर्थात r का मान हो सकता है 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, यही मान हो सकता है। अर्थात a बराबर जो होगा वो 6q प्लस 0 होगा, या 6q प्लस 1 होगा, या 6q प्लस 2 होगा, या 6q प्लस 3 होगा, या 6q प्लस 4 होगा, या 6q प्लस 5 होगा। मतलब इन्हीं में से किसी एक रूप में आपको 6q देखने को आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं कि इसमें से जितनी भी संख्याएं हैं, हम इसको एक बार अगर देखें तो इसमें से ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये तीनों संख्या जो है वो सम होगा। यहाँ 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 तीनों सम संख्याएं होंगी क्योंकि ये तीनों 2 से पूरी तरह विभाज्य है। देखिए ये सारी संख्याओं को आप अगर देखेंगे तो 6q में से 2 से तो ये भाग लगेगा ही, कोई भी सम संख्या के साथ अगर ये गुना रहेगा और तो फिर वो पूरी भाग लगेगा, ये भी भाग लगेगा, ये भी भाग लगेगा। तो हम लिख सकेंगे अर्थात कोई भी सम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। क्योंकि ये सब जो है ये सब 2 से पूरी भाग नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें एक एक जो विषम संख्याएं जोड़ी हुई हैं जिसके कारण से वो सब जो है वो भाग नहीं लगेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 प्लस 6q या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा आपको मैंने रफ बनाया था, तो आपको ये नहीं उतारना है, ये सारी चीज़ों को आपको लिख लेना है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है, इस 616 और 32 इन दोनों का एचसीएफ निकाल देना है। तो 616 और 32 का एचसीएफ, तो 616 और 32 में अगर हम देखें तो 616 बड़ा है 32 से। अगर आपको बड़ा और छोटा में प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको बता दूं कि जिधर मुंह बड़ा इधर मुंह खुला है, जिधर खुला रहता है मुंह उधर बड़ा होता है, और जिधर मुंह बंद रहता है वो छोटा होता है। तो अगर 616 और 32 में देखें तो 616 जो है वो बड़ा है और 32 जो है वो छोटा है। तो हम इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही एचसीएफ निकालेंगे। तो 616 बराबर हम लिखेंगे 32 से, कितनी बार में इसको गुना करें ताकि उतना दूर तक हम पहुंच जाएं। तो इसको आप फटाफट जो है वो थोड़ा सा गुना कर लीजिए। अगर आप इसको 19 बार में शायद ये जाएगा, तो 32 गुना हम 19 कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28 और ये हो जाएगा 32। तो 8, 8 2 10 के 0, 3 2 5 1 6, यानी 608 आ जाएगा। 32 गुना 19 करेंगे तो 608 आएगा, तो शेष बच जाएगा 8। अब की बार इस 32 को हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। अगर 32 को लेकर के आएंगे तो शेष रहेगा उससे भाग देना होगा। तो 8 गुना 4 प्लस 0, तो यहाँ पर जो एचसीएफ निकला वो 8 निकला इन दोनों का। तो वही पूछ रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 हो गया ये आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 टाइप का ही है। तो इसमें लेकिन कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको बताना है कि कोई भी जो है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ पर m जो है कोई एक पूर्णांक है।
तो इसमें भी ठीक हम उसी प्रकार से बनाएंगे। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, इसमें भी हम वैसा ही मानेंगे कि a जो है एक धनात्मक पूर्णांक है और एक a बराबर यहाँ पर जो है तथा b इक्वल टू यहाँ पर 3 होगा। आप देख सकते हैं 3m ऐसे करके लिखा हुआ है। इसीलिए r बराबर 0 या 1 या 2, मतलब r का मान या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा। तो इस आधार पर इसीलिए a बराबर या तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0 या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। मतलब अगर a हमने धनात्मक पूर्णांक माना हुआ है और b अगर 3 है तो r का मान 0 1 2 होगा। तो a बराबर हम 3q प्लस 0 लिखेंगे या 3q प्लस 1 लिखेंगे या 3q प्लस 2 लिखेंगे। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे कि इसका अगर स्क्वायर कर दें, तो अगर वर्ग कर दें तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, मतलब ये 9q स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसका भी अगर हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही रहेगा, प्लस 2ab मतलब 6q हो जाएगा। और अगर इसका भी हम स्क्वायर कर दें तो इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूनी 4 तिया 12q। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर जो है यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब हम इसको जो है वो इस रूप में लाने की कोशिश करेंगे 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। अब आप देखिए इसको, हम इसको लिख देंगे 3 गुना 3q स्क्वायर। यहाँ पर हम इसमें से हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे 9q स्क्वायर और 6q, इसको हम एक स्थान पर लिखेंगे और 1 को इधर बाद में लिखेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 9q स्क्वायर को लिखेंगे और उसके बाद जो है ये 12q को लिखेंगे। उसके बाद हम इसको 4 को हम लिख देंगे 3 जोड़ 1। अब हम आपको और भी आगे दिखा दे रहे हैं, बट थोड़ा सा आपको देखने में अगर पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर देते हैं। a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से हम लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, इसको अभी रहने देते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। इसको हम क्या करें कि यहाँ पर हम कर देंगे, इसमें से 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर और ये बचेगा 2q और प्लस 1। और यहाँ पर हम लिखेंगे 3 को कॉमन करके 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और उसके बाद 1, मतलब इन तीनों में से हमने 3 को कॉमन किया, यहाँ पर इन दोनों में से हमने 3 को कॉमन किया। तो आप देखिए इन दोनों में अगर आप 3 को कॉमन करते हैं तो 3q स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 2q, और यहाँ पर अगर आप 3 को कॉमन करते हैं तो 3q स्क्वायर और ये बचेगा 4q और ये यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस 1 हम लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अर्थात a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर और इसको हम लिख देंगे 3 इंटू m, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिए। फिर से लिखेंगे a बराबर इतना, पुनः a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 और पुनः हम इसको लिख देंगे 3 और इसके स्थान पर हम लिखेंगे m और यहाँ पर प्लस 1 और लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। और तीसरा वाला में भी उसी प्रकार से लिखेंगे, पुनः a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसको 3 इंटू और इसके स्थान पर हम बैठा देंगे m, तो हम यहाँ पर बैठा देते हैं m और प्लस 1, जहाँ पर m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q
प्लस 1। यहाँ पर m कोई भी एक पूर्णांक है। आप देखिए यहाँ पर m का मान अलग अलग भले ही है, लेकिन चूंकि m को हमने एक पूर्णांक माना हुआ है, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि कोई भी एक पूर्णांक m के लिए, तो यहाँ पर m कोई सा भी पूर्णांक है, इसके जगह पर कोई सा भी मान हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि बोला गया है कि m का मान 5 है 6 है, ये नहीं कहा गया, कोई सा भी पूर्णांक हो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर का मान यहाँ 3m आया, यहाँ 3m प्लस 1 आया और यहाँ पर भी 3m प्लस 1 आया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अर्थात कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। मतलब वो हमेशा इसी रूप में आएगा, या तो 3m के रूप में या फिर 3m प्लस 1 के रूप में, इसी रूप में वो हमेशा आएगा। तो इसी प्रकार से आप जो है वो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछला वाला जो था वो था वर्ग, इस बार पूछा जा रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो इस रूप का होता है, या तो 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का। तो पुनः हमको उसी प्रकार से घन करना है और फिर सबका जो है वो क्यूब करके, और हमें देखना है कि ये किस रूप का होता है, और ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर हम लेंगे 3, और b बराबर अगर हम 3 मानेंगे तो r का मान जो होगा, इसीलिए r बराबर 0 या 1 या 2, यही तीनों होगा। तो यहाँ से हम a बराबर लिख सकते हैं, a बराबर जो होता है फॉर्मूला bq प्लस r, मतलब b के स्थान पर 3, q के स्थान पर q रहेगा, और r के स्थान पर एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 मतलब अगर इसका क्यूब करेंगे तो इसके ऊपर क्यूब हो जाएगा, और फिर हो जाएगा ये 27 q क्यूब। हमको देखना है कि क्या ये इस रूप में आता है, तो हम देख लेते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू, इसमें से 9 को हम कॉमन अगर निकाल लें तो बचेगा 3q क्यूब। तो हम यहाँ से आराम से इसको लिख सकते हैं 9m के रूप में, इसके स्थान पर, जहाँ m बराबर 3q क्यूब। पुनः हम अब की बार शेष 1 रख करके देखते हैं। पुनः a बराबर 3q प्लस 1, पहले रखा हमने 3q प्लस 0, पहला वाला शेष। अब की बार रखते हैं हम 1 को। अब की बार पुनः फिर से हम यहाँ पर क्यूब करेंगे दोनों तरफ में, और इसको a प्लस b के होल क्यूब में हम तोड़ेंगे। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3ab इंटू a प्लस b, यहाँ पॉइंट जो दे रहे हैं इसका मतलब गुना हुआ। अब इसको क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 27q क्यूब, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 9 क्यूब, और इससे अंदर भी गुना कर देंगे तो 9 तिया 27q स्क्वायर, और जब इससे इसको गुना करेंगे तो 9q, बस इतना ही हो जाएगा। अब इसमें को हम थोड़ा सा सजा करके लिखेंगे, इस 1 को केवल उधर बाद में कर देंगे। तो 27q क्यूब, उसके बाद 27q स्क्वायर, और उसके बाद ये 9q और ये प्लस 1 जो है उसको लास्ट में लिखेंगे, और फिर देखेंगे क्या इसमें से 9 कॉमन हो रहा है, तो 9 आसानी से कॉमन हो जाएगा इसमें से, तो बचेगा 3q क्यूब। फिर यहाँ पर बचेगा 9 तिया 27 यानी 3q स्क्वायर, और इसमें से 9 को अगर कॉमन कर लें केवल q बचेगा, और प्लस 1। तो आप देख सकते हैं इसके स्थान पर हम m लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, जहाँ m के स्थान पर हमने इन चीज़ों को लिखा, जहाँ m के जगह पर जो है वो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये 9m और 9m प्लस 1 के रूप का आ चुका है। अब एक और लेंगे इसको, शेषफल जब 2 रहे तो उस समय देखते हैं कि ये 8 के रूप का आता है कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस r के जगह पर 2, पुनः हम क्यूब करेंगे दोनों साइड में, तो इस पर क्यूब हो जाएगा
तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसको ए क्यूब इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा 3 का अगर स्क्वायर, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर कर दें तो 27 क्यू क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ से अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब का हो जाएगा, हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे, ये हो जाएगा 8, इसको करेंगे 3 तिया 9 दूनी 18 और अंदर में भी गुना कर देंगे तो 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर और फिर 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36 क्यू। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ए क्यूब और यहाँ से हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस 8। देख सकते हैं लास्ट में 8 आ चुका है। अब इसमें से हम 9 को कॉमन करेंगे तो जाएगा 9 तिया 27 यानी क्यू क्यूब 3 क्यू क्यूब और ये हो जाएगा 9 छक 54 6 क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 चौक 36 और प्लस 8। तो ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और इसके स्थान पर हम m रख देंगे प्लस 8, जहाँ m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। बस हो गया। इस प्रकार से हम लोग जो है वो इसे बना सकते हैं। तो अब हम लिख देंगे अर्थात कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हालांकि ये बच्चों के लिए समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि इसके स्थान पर हमने m कैसे रख दिया। अगर देखिए, अगर आपको ज़्यादा इसमें समझ में नहीं आता है तो इस 3 क्वेश्चन के लिए आप अपना दिमाग ज़्यादा मत खपाइए, बस ये आप 3 क्वेश्चन को याद कर लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ m कोई पूर्णांक है और इसको भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी पूर्णांक ही आएगा, इसीलिए इसके स्थान पर हमने m रखा हुआ है। वहाँ पर इससे पहले जो है वो इसके स्थान पर हमने m की जगह पर ये वाला हमने रखा, इसके स्थान पर हमने m रखा। तो आप बोलेंगे कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर m पूर्णांक है, यहाँ भी ये इसको सॉल्व करेंगे पूर्णांक ही आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे कोई पूर्णांक ही आएगा, इसलिए वहाँ पर हम m रख रहे हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने देखा है कि 95% स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप इन क्वेश्चंस को याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपको लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ ही जाता है इन 3 क्वेश्चंस में से। तो आप इसे याद कर लें अगर आपको समझ में नहीं आता है तो।